नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। भारत लिथुआनिया बिजनेस फोरम की बैठक में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, भारत निवेशकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र। लोकतांत्रिक हितों को साझा करते हैं दोनों देश। जम्मू कश्मीर में पटरी पर लौटती जिंदगी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से खुले श्रीनगर के 190 प्राइमरी स्कूल। घाटी के कई और इलाकों में प्रतिबंधों में छूट। चरणबद्ध तरीके से बहाल की जा रही है संचार सेवाएं। बारिश और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी तबाही। हिमाचल में बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 28 की मौत। उत्तराखंड में बादल फटने से 17 की मौत। राजधानी के कुछ इलाकों में बाढ़ के खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बुलाई आपात बैठक। पाकिस्तान के साथ अब सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर के मसले पर होगी बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक। आतंकवाद को शह नहीं देने की नसीहत। स्विट्जरलैंड में आज से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। बी साई प्रणीत का मुकाबला कनाडा के जेसन एंथनी से। फिनलैंड के ईटू एंटी से भिड़ेंगे एच.एस. प्रणय। साइना सिंधु के पास इतिहास रचने का होगा मौका। लिथुआनिया के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज भारत लिथुआनिया बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को एक नए स्तर पर ले जाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कारोबारियों को बेहतर माहौल मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और भारत का बढ़ता बाजार लिथुआनिया कारोबारियों के लिए कई मौके उपलब्ध कराएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज लिथुआनिया के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की। बाल्टिक क्षेत्र के 3 देशों की यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में सोमवार को भारत लिथुआनिया बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय के बीच बातचीत से भारत और लिथुआनिया के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ है। We have taken many ambitious plans to build next generation infrastructure, including 100 smart cities, airports, high-speed trains, highways, and cyber connectivity. There is a rapid growth in construction of national highways, and there are ambitious plans to develop more than 100 rivers as national waterways. These programs will vastly improve connectivity and prove as a catalyst for industrialization and to take our trade and investment to a new level. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लिथुआनिया द्विपक्षीय व्यापार लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो दोनों देशों के बीच वास्तविक क्षमता से काफी कम है। उन्होंने कहा कि आपसी कारोबार को दोगुना करने के लिए नए क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने लिथुआनिया के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल को भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। India-Lithuanian bilateral trade is around $300 million. Does not really reflect our true potential. There is vast scope. There is a need to double our efforts and explore more and more areas of cooperation and engagement. Our economies have significant complementarities in which we can be leveraged for mutually beneficial cooperation. लिथुआनिया की अर्थव्यवस्था और नवाचार विभाग के उपमंत्री मॉरियस स्कुओडिस ने उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और लिथुआनिया में कारोबारी अवसरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिथुआनिया में निवेश के लिए भारतीय कारोबारियों से सहयोग की भी अपील की है। Our confederation is an umbrella organization united more than 50 sectoral and 5 regional associations, which comprise over 3,000 medium and large enterprises from various public and private sectors.
सम्मेलन में शामिल हुए व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कृषि, विनिर्माण, सौर ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में कारोबारी मौकों का पता लगाने और दोनों देशों के प्रयासों को एक दूसरे तक पहुंचाने की सराहना की है। I propose to meet with a lot of these local people, including the Indians who are operating here, because it's easier to understand them and to do business with them. So I'm very hopeful that something will come out of it at the end of it. And of MOU, we could go to the realities, we could go to the real business cooperation in the future in the both countries. As in India, Lithuania has what to share, let's say, to Indian partners. भारत लिथुआनिया के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के कई मौके हैं और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नियमित बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। लिथुआनिया से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल लिथुआनिया में भारतीय समुदाय के लोगों से दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए सेतु के तौर पर काम करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारत और लिथुआनिया के बीच राजनयिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। लिथुआनिया दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारत और लिथुआनिया के बीच क्षमता से कम द्विपक्षीय व्यापार का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लिथुआनिया भारत के लिए लेजर, अक्षय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोगी हो सकता है। Our bilateral trade, which has grown in recent years, is much below potential, and Lithuania has the potential to be an important technology partner for India, especially in areas such as lasers, renewable energy, agro-food processing, and life sciences. I'm sure all of you must be following the developments and transformation taking place in India today under the leadership of Prime Minister Narendra Bhai Modi, who has received a resounding mandate for the people of India for a second term in office. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से भारत में कारोबार करने को लेकर निवेशक काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबारी माहौल काफी बेहतर है और विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 190 देशों में 77वें पायदान पर आ गया है। India has become one of the fastest growing economy, as I explained to you. The business sentiment following the numerous initiatives implemented by the government is positive and upbeat. India is one of the most open economies of the world. When it comes to sectors opened up for foreign direct investment, goods service tax, GST, is a revolutionary taxation transformation that has been taken by India. And with one nation, one tax, one nation, one market approach has been implemented. India is placed now 77th in ranking among the 190 countries in the World Bank's ease of doing business, and we are trying to work further. India's leap of 23 positions in 2018 and 30 positions to 17 of ease of doing business are rare achievements for any large and diverse country the size of India, and it has been made possible due to sustained efforts of the government. इससे पहले उपराष्ट्रपति ने कनाउज शहर का दौरा किया और वहां के मेयर विस्व वालदास मेतीजो सोइटिस के साथ मुलाकात की। इस दौरान कनाउज के मेयर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को स्मृति चिन्ह के तौर पर की टू द सिटी और द कोट ऑफ आर्म्स ऑफ लिथुआनिया भेंट किए। उपराष्ट्रपति ने कनाउज के मेयर को प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आने का न्योता भी दिया। There is a broad consensus about reforms among all stakeholders, including all political parties. There are huge opportunities in India for anybody to come and invest, and also I'm happy that there are a number of students from India who are studying here, and then our boys who are here, they are all very comfortable, very happy. उपराष्ट्रपति ने सानाताका घाटी में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा भी किया और संस्थान के प्रयोगशाला क्षेत्र में जाकर अनुसंधान से जुड़ी व्यवस्थाओं पर जानकारी ली। उपराष्ट्रपति ने क्रूनोइस हाइड्रो पावर प्लांट पर तैयार की गई एक प्रस्तुति भी देखी। लिथुआनिया से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 17 अगस्त को लिथुआनिया पहुंचे थे। शनिवार को उपराष्ट्रपति ने लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतादास नौसेदा से मुलाकात की और उन्हें भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर जानकारी दी। उपराष्ट्रपति को लिथुआनिया के इतिहास से जुड़ी हिंदी में लिखी गई पुस्तक भेंट की गई। भारत और लिथुआनिया के 3 क्षेत्रों में करार भी हुए हैं। भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत लिथुआनिया में मजबूत करने और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए लिथुआनिया की सरकार ने द हिस्ट्री ऑफ लिथुआनिया का प्रकाशन संस्कृत और हिंदी में किया है। इसकी एक प्रति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेंट की गई। भारत और लिथुआनिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों पर उपराष्ट्रपति ने संतोष जताया। लिथुआनिया के विदेश मंत्रालय के चांसलर ने इस किताब के बारे में जानकारी दी। When I was working as ambassador of Lithuania in India for 5 years, we're telling those stories, and in a way you would discover that so few people know about them, and you want more and more people to get aware about these important connections. I also had a chance to visit the library of Kolkata University 5 years ago or so, and was surprised because while walking in the library, I just said, "So, show me what books on Lithuania you have." So we went to this electronic database, we enter Lithuania name there, and they returned only one name of a book on Lithuania. So entire university has only one book on Lithuania, and then that book was published in early 60s. So indeed that was a small crime in a way to keep a situation like this. We decided we need more books, so we started publishing, and of course History of Lithuania book is a very important addition to this collection we are building now in trying to bring India and Lithuania closer. इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतादास नौसेदा से मुलाकात की और उन्हें भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये फैसला क्षेत्र के चौतरफा विकास और नवगठित संघ शासित प्रदेश के लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सभी देशों को आतंकवाद खत्म करने के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए और उन देशों को अलग थलग कर देना चाहिए जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दोनों नेताओं के बीच अहम द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत और लिथुआनिया के बीच कृषि और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम समेत 3 क्षेत्रों में अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। I had extensive discussion with the President this evening on all important aspects of our bilateral relationship as well as global and regional issues of common interest. We expressed our commitment to further build on strong, long-standing friendly ties between both of our countries. India and Lithuania are on the path of economic reforms to realize the goal of socio-economic development of our people. We agreed to enhance cooperation in areas such as agriculture, food processing, information technology, financial services, and also financial technology, among others. India is one of the fastest growing economy in the world, presents opportunities for win-win partnership between Lithuania and India entrepreneurs in multiple sectors. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। बाल्टिक क्षेत्र के 3 देशों में भारत की तरफ से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। लिथुआनिया से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक हिंदी दैनिक अखबार में आज एक लेख लिखा है। अनुच्छेद 370 हटाने को समावेशी विकास की दिशा में सार्थक कदम बताते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि इस फैसले से देश की अखंडता और एकता को मजबूती मिलेगी। साथ ही विकास के मोर्चे पर पिछड़ गए जम्मू कश्मीर नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेंगे। उन्होंने लिखा कि इस फैसले से देश में एक बहस की शुरुआत हुई है और अधिकांश लोग अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समर्थन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे स्थायी बनाने की कोई मंशा ही नहीं थी। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी
और 1964 में इस पर संसद में चर्चा भी हुई थी। तब अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए एक निजी विधेयक को व्यापक समर्थन भी मिला था। उन्होंने लिखा कि कश्मीर के लोगों को शेष भारत के निकट लाने के बजाय अनुच्छेद 370 ने इस खाई को और चौड़ा किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि अनुच्छेद 370 आम नागरिकों को कोई फायदा पहुंचाने में नाकाम रहा, वहीं अलगाववादी राज्य और शेष भारत के बीच नफरत बढ़ाने में इसका इस्तेमाल करते रहे। उपराष्ट्रपति ने यह भी लिखा कि अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में अब 106 केंद्रीय कानून लागू हो सकेंगे और अनुच्छेद 335A खत्म होने से जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ दशकों से हो रहे भेदभावपूर्ण अन्याय का अंत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में नवनिर्मित सांसदों के लिए बने डुप्लेक्स फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस फ्लैट्स उद्घाटन के बाद सांसदों को आवंटित कर दिए जाएंगे। फिलहाल कुल 36 फ्लैट्स तैयार किए गए हैं, जिनमें 7 कमरे हैं। इन सभी फ्लैट्स को सांसद की जरूरत के हिसाब से निर्मित किया गया है, जिनमें कॉन्फ्रेंस हॉल और लिफ्ट का भी प्रावधान है। पर्यावरण के हिसाब से भी इन फ्लैट से सब सुविधा दी गई है और बिजली की अधिकतर आपूर्ति सौर ऊर्जा से मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इसकी शुरुआत 23 अगस्त से होगी। नरेंद्र मोदी इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दे पर व्यापक चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी पहले संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे, जहां वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्राप्त करेंगे। अप्रैल में यूएई ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नरेंद्र मोदी को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। पुरस्कार यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायान के नाम पर है और ये विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को खाड़ी देश के नेता की जन्मशती के वर्ष में प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे, जिस दौरान वो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करेंगे। भारत और यूएई के बीच संबंध बीते कुछ सालों में काफी बेहतर हुए हैं। करीब $60 अरब का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। यूएई के भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। यूएई से नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को बहरीन की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे, जो कि इस खाड़ी देश की भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनामा में श्रीनाथजी मंदिर के पुनरुद्धार की शुरुआत भी करेंगे। भारत और बहरीन के बीच संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में नया जोश देखने को मिला है। भारत बहरीन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है और ये 2018-2019 में 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। बहरीन में करीब 3,50,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो कि देश में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और वो बहरीन के विकास में योगदान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज से प्राथमिक विद्यालय फिर से खुल गए। बच्चे एक बार फिर अपने बस्तों के साथ इन स्कूलों की रौनक बढ़ाते नजर आए। स्कूलों में बच्चे सामान्य रूप से दिखाई पड़े। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल के मुताबिक अभी केवल श्रीनगर के प्राइमरी स्कूलों को ही दोबारा खोला जा रहा है। स्थिति सामान्य होते ही धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों के स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में पाबंदियों में की गई ढील जारी है। स्थानीय अधिकारी हालातों का जायजा ले रहे हैं। जल्द ही कुछ और पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। कंसल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में ढील दी गई थी, वहां से किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना समेत दूसरे सुरक्षा बल तैनात हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर भारत की पाकिस्तान से बात होती है तो वो केवल अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मगर जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक कोई बात नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने ये बात कल हरियाणा के पंचकुला में एक चुनावी रैली की शुरुआत करते हुए कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 में परिवर्तन राज्य में विकास लाने के लिए किया गया है। हरियाणा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा राज्य के 90 विधानसभा सीटों से गुजरेगी और
8 सितंबर को रोहतक में समाप्त होगी। क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण 3 तलाक की कुप्रथा लंबे समय तक जारी रही। उन्होंने कहा कि इसे समाप्त करके एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया है। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि उसके हित में लिया। दिल्ली में कल 3 तलाक की समाप्ति विषय पर एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि ये कुप्रथा इस्लाम के खिलाफ थी और कई इस्लामी देशों ने पहले ही इसे समाप्त कर दिया था। गृह मंत्री ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त करके एनडीए सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है और उन्हें समानता का अधिकार दिया है। अमित शाह ने संसद में 3 तलाक विधेयक का विरोध करने के लिए कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने केवल वोट की राजनीति के लिए नए कानून पर सवाल उठाए। कोई भी कुप्रथा हो, कोई भी सामाजिक दूषण हो, उसको जब निर्मूल करते हैं तो समाज में विरोध नहीं होता है, उसका स्वागत होता है। परंतु ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को, इस सामाजिक दूषण को, करोड़ों माताओं बहनों को अन्याय करने वाले इस रिवाज को हटाने के लिए इतना विरोध, इतना आंदोलन क्यों हुए? उसके पीछे एक तुष्टीकरण का भाव और तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। ये तुष्टीकरण धीरे 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 वोट बैंक निर्मित करने का एक जरिया बना और वोट बैंक के आधार पर अपनी सत्ता को बचा रखना, वोट बैंक के आधार पर दूसरी बार सत्ता पर आना, सालों साल सत्ता पर आना, इसकी आदत जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियों को पड़ गई और इसी के कारण ऐसी कुप्रथाएं चलती रही। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय की किताब मार्क्सवाद का अर्ध सत्य का कल विमोचन हुआ। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किताब का विमोचन किया। किताब के लेखक अनंत विजय ने ये किताब मार्क्सवाद और उसकी सत्यता के अनुभवों पर लिखी है और इस मौके पर मार्क्सवाद के विषय पर सार्थक चर्चा भी देखने को मिली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में वरिष्ठ रचनाकार प्रोफेसर नरेंद्र कोहली, वाणी प्रकाशन के मुखिया अरुण महेश्वरी और सेंस बोर्ड के सदस्य वाणी त्रिपाठी टिक्कू समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। कोहली जी ने, वाणी ने किताब के कई पन्नों को पलटते हुए बिना पलटे भी किताब का सार आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। लेकिन मेरी पहली नजर गई बैक कवर पे और जिस शनि की बात कोहली जी कर रहे थे उसका एक छोटा सा इसमें भी उदाहरण दिखा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरोकारी करने वाले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कितनी बार बाधित करते हैं, हर दिन बाधित करते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो पोस्चरिंग ये करते हैं कि मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मर मिटूंगा, जान दे दूंगा, और जान दे के जंतर मंतर से जैसे घर लौटते हैं वैसे बाधित कर देते हैं उसको। अभिव्यक्ति की आजादी तब बाधित होती है जब प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर आप उनसे कठिन प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित की जा रही है। यह है मार्क्सवाद का अर्थ सत्य। हिमाचल प्रदेश में बारिश संबंधी घटनाओं में 2 नेपाली नागरिकों समेत 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। राज्य में कुल 490 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ की टीमों को कांगड़ा के नूरपुर और सोलन के नालागढ़ उपमंडलों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बुलाया गया है। राज्य में भूस्खलन की कई घटनाओं के चलते कई रेल मार्गों के अवरुद्ध हो जाने के कारण शिमला और कालका के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वो स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें और स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी प्रमुख सड़क की समयबद्ध तरीके से साफ सफाई और आवाजाही बहाल करने को भी सुनिश्चित करेगी। उत्तराखंड में बादल फटने के कारण 17 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य लापता हैं। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक में बादल फटने से यमुना की सहायक नदियों में आई बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचाई, जिससे आराकोट, माकुडी, मोल्टा, सनेल, टिकोची और द्विचाणु में कई मकान ढह गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उत्तरकाशी के आराकोट और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश और आपदा के प्रभावितों को जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के कई इलाके भारी बारिश की चपेट में हैं। यमुना और उसकी अन्य सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यमुना नदी में हथिनी कुंड बैराज से 8.14 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हरियाणा ने सेना को तैयार रहने का अनुरोध किया है। यमुना में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली सरकार ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है, क्योंकि यमुना में जल स्तर के खतरे के निशान को पार करने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और घाघरा समेत कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, गढ़मुक्तेश्वर, नरोरा और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी की तरह पलियाकला में शादा नदी और एल्गिन ब्रिज में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं हरियाणा और पंजाब में लगातार बारिश होने से कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि अधिकारियों ने दोनों राज्यों में हाई अलर्ट की चेतावनी जारी की है। पंजाब के एक गांव में बारिश के कारण एक घर की छत ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। और अब खबर होवरबोर्ड से। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले शख्स की फ्रांस के फ्रैंकी जपाटा ने हाल ही में अपने द्वारा आविष्कार की गई हवा में उड़ने वाली होवरबोर्ड से फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। इस सफर के दौरान जपाटा ने किसी सुपर हीरो की तरह अपनी पीठ को पावर पैक से बांध रखा था। इस होवरबोर्ड के माध्यम से जपाटा ने 35 किलोमीटर की यात्रा 20 मिनट में पूरी की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली में निधन हो गया। उनका दिल्ली में ही इलाज चल रहा था। वो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।